और मैंने सोचा था कि वो जब वीडियो हम करेंगे तब वो कुछ करेंगे, जैसे उनकी आदत है कि क्या बोले तो ऐसा ऐसा करके नाचते हैं, वो ऐसे 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 करते हैं। मैंने कहा कुछ तो करेंगे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। मैंने उनका हाथ पकड़ के मैंने कहा डांस कीजिए तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के यूं यूं करके डांस किया थोड़ा सा। सारे अच्छे हैं, फेवरेट कुछ नहीं हो सकता इसमें, क्योंकि सब ने इतना अच्छा गाया है, किसको हम कहें कि ये ज़्यादा। आप ऐसे पूछ रहे जैसे माँ से पूछते हैं कि आपके 3 बच्चे कौन सा फेवरेट है, कौन सा माँ का फेवरेट होता, कोई नहीं होता, सब एक जैसे होते हैं। बर्मन साहब जैसा म्यूज़िक डायरेक्टर होना 100 साल में, 1000 साल में एक म्यूज़िक डायरेक्टर होता है। और बर्मन साहब म्यूज़िक जितना अच्छा बनाते थे उतना गा के बताते थे। अच्छा जी, बताएं थोड़ा अपने मैं नहीं बताऊंगी, ये बताएं। नमस्कार। आशा जी लिविंग लेजेंड 5 या 6 दशक से गाती आ रही हैं, अलग अलग स्टाइल में गाती आ रही हैं। इनकी वर्सेटैलिटी के बारे में तो सब जानते ही हैं, इनके एवरग्रीन सॉन्ग्स सबने सुने हैं। फिल्म इंडस्ट्री में पिछले 50 या 60 सालों में कोई भी नई चीज़ आई हो या कोई भी कटिंग एज चीज़ आई हो तो वो आशा जी ही लाई हैं। मिसाल के तौर पे गाने में बोलना या गाने में हंसना या गाने को इंटरनेट के द्वारा रिकॉर्ड करना या किसी भी इस प्रकार की चीज़ या वेस्टर्नाइजेशन गाने में लाना, कोई भी इस प्रकार की चीज़ है आशा जी ने पायनियर की है। आज हम लोग इसलिए एकत्रित हुए हैं कि आशा एंड फ्रेंड्स एक नया कॉन्सेप्ट है, एक नया रिकॉर्ड है, एक नया एल्बम है जो दिसंबर के पहले हफ्ते में रिलीज़ होने वाला है। आशा एंड फ्रेंड्स एक ऐसा आइडिया था जो मैं एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर आशा जी के पास लेकर गया था और मैंने कहा आशा जी हम लोग क्यों ना कुछ डुएट्स करें, कुछ युगल गीत करें जिसमें आप कुछ पार्श्व गायकों के साथ एक एक गाना गाएं ताकि वो हिस्टोरिक एल्बम बन जाए। तो आशा जी ने कहा देखो हम फिल्मों में तो गाते ही हैं डुएट्स इन सब प्लेबैक सिंगर्स के साथ, ये लोग सब अच्छा गाते हैं, इन सब के साथ हम गाते रहते हैं, तो क्यों ना हम इसको एक अलग ढंग से अप्रोच करें और कुछ मैं अपने ऐसे फ्रेंड्स को बुलाऊं जो कि नॉर्मली सिंगर्स नहीं हैं बल्कि बहुत अच्छा गाते हैं। जैसे कोई हीरो हो फिल्म का या हीरोइन हो या प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो, बिजनेसमैन हो, फैशन डिज़ाइनर हो, फोटोग्राफर हो या आप जैसा जर्नलिस्ट हो या रेडियो जॉकी हो। तो हम लोगों ने ये काम शुरू किया और सबसे पहला नाम आशा जी ने लिया अपने फ्रेंड का जिनके वो बहुत बड़ी फ़ैन हैं, वो हैं संजय दत्त। संजय दत्त की फिल्म मुन्ना भाई और लगे रहो मुन्ना भाई दोनों आशा जी को बहुत पसंद थी और आशा जी को कुछ ऐसा अनुमान हुआ कि संजय गाते हैं। तो आशा जी ने बड़े प्यार से संजय जी को फ़ोन किया, उनका फिर फ़ोन आया और आशा जी ने कहा आशा जी थोड़ी नकल उतारूं आपकी। हाँ, दत्त साहब मैं आपके साथ गाना चाहती हूँ। तो वहाँ सब मुझे पता चला कि संजय दत्त के हाथ से फ़ोन गिर गया, क्योंकि उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आशा जी जो कि उनके पेरेंट्स के सुनील दत्त और नरगिस के बहुत क्लोज फ्रेंड्स थी, जिन्होंने संजय दत्त साहब को छोटे से बड़ा होते हुए देखा है, उनका स्वयं फ़ोन आया, मतलब जीते जागते सरस्वती का फ़ोन आया कि आप मेरे साथ गाइए। उन्होंने कहा देखिए मैं तो मजाक में यहाँ वहाँ कभी एक आध दो लाइनें गा लेता हूँ। बोले नहीं मुझे पता है आप गाते हैं और आप मेरे साथ गाएंगे। यस मैम वहाँ से आवाज़ आई एंड फिर मुझे भेजा गया इस बैटल फील्ड में, युद्ध के मैदान में, कि एक तरफ आशा जी लेजेंड को मैं रिकॉर्ड करूं और एक तरफ संजय दत्त साहब जो कि अपने ओन राइट में बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं और अपनी इस फिल्म के बाद एक सुपर स्टार हैं। पूरा देश उनकी फिल्में देखता है और बार बार देखता है। आशा जी ने खुद उनकी फिल्में बहुत बार देखी हैं। तो मैं गया, मैंने उनको गाना सुनाया, गाना उनको सिखाया। उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने बहुत जल्दी सीखा, शब्दों को गौर से पढ़ा और उन्होंने मुझसे एक दरख्वास्त की, कहा कि आशा जी को बताना मत। एंड संजय जी मैं बता रहा हूँ आज आशा जी को ये बात कि उन्होंने कहा कि आशा जी को बताना मत कि हम और आप जाके स्टूडियो में चुपचाप पहले रिकॉर्ड कर लेंगे, क्योंकि आशा जी अगर वहाँ रहेंगी तो मेरी आवाज़ ही नहीं निकलेगी। तो मैंने उनके कहे अनुसार ऐसा ही किया।
मैंने एक रिहर्सल्स के बाद एक स्टूडियो बुक किया और स्टूडियो में कहा आप और मैं अकेले जाएंगे और वहाँ का गाना रिहर्स करेंगे। आप मानेंगे नहीं कि संजय दत्त एक ओल्ड स्कूल के हैं और नए स्कूल के भी हैं, पर बड़े ही डिसिप्लिन्ड इंसान हैं। गाना काफ़ी सीख कर आए और रिहर्सल करते करते मैंने अपने रिकॉर्डिंग इंजीनियर से कहा तुम इनको रिकॉर्ड कर लो। तो 15 मिनट में वो गाना रिकॉर्ड हो गया और उन्होंने कहा अब हम रिकॉर्डिंग कब करें। मैंने कहा दत्त साहब रिकॉर्डिंग हो गई है। तो बहुत ही फ्लॉलेसली उन्होंने बहुत ही सुर और ताल में गाना गाया और बहुत ही मैचो वे में गाया। जब आशा जी को मैंने वो गाना सुनाया तो आशा जी ने मुझे सबसे पहले कहा कि शमीर क्या गाया है, और बहुत ही सेंटिमेंटल होकर उन्हें किशोरदा की याद आ गई। उन्होंने कहा कि जो किशोरदा की आवाज़ में जो एक मैचो वॉइस थी, एक मैनली टोन था, वो उन्हें अब संजय दत्त साहब की आवाज़ में इतने सालों बाद सुनने को मिला। इतना एक्सप्रेशन, क्योंकि किशोरदा भी आशा जी के अनुसार बहुत गाने में एक्टिंग करते थे, जो कि हम सभी जानते हैं कि हर गाने में गाने के साथ एक एक्टिंग होती थी, एक्सप्रेशन होते थे। तो वही संजय दत्त साहब की आवाज़ में भी आशा जी ने पाया। और मैंने सोचा था कि वो जब वीडियो हम करेंगे तब वो कुछ करेंगे, जैसे उनकी आदत है कि क्या बोले तो ऐसा ऐसा करके नाचते हैं, वो ऐसे 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 करते हैं। मैंने कहा कुछ तो करेंगे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अब 2 माइक पे गा रहे हैं तो वीडियो कैसे दिखाएंगे? वीडियो में कुछ तो होना चाहिए। मैं बिल्कुल जैसे रिकॉर्डिंग में जाती हूँ ऐसे सिंपल साड़ी में, वो भी एक शर्ट और पैंट, वो भी इधर से निकल रहा है इधर से, ऐसे ही खड़े थे। अब उसमें शूटिंग कर रहे थे हम लोग, तो मुझे समझ नहीं आई। मैंने कहा मैं इनको देखा, मैंने कहा क्या करें, ऐसे ही चलेगा तो ये कोई देखेगा क्या? मैंने उनका हाथ पकड़ के मैंने कहा डांस कीजिए तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के यूं करके डांस किया थोड़ा सा। उससे अच्छा जैसे हमारी गलती हो गई थी कुछ गाने में और वो हंस पड़े थे, मैं भी हंस पड़ी थी, वो भी, तो वैसा ही मतलब वीडियो में भी वैसे ही हम हंस पड़े जोर से। आपके जो आपके एल्बम है, आपके इन सारे फ्रेंड्स में सबसे अच्छा गाता कौन है? सभी अच्छा गा रहे हैं। संजय दत्त जी ने गाया है, एक आदमी की आवाज़ जैसे होनी चाहिए वैसे उनकी आवाज़ है, भरी हुई आवाज़ है। और ब्रेटली ने बहुत अच्छा गाया, क्योंकि वो सिंगर है और म्यूजिशियन भी है, मतलब गिटार विटार बजाता है, बहुत अच्छा गाया। हिंदी भी बहुत अच्छा गाया उसने, और मैंने भी थोड़ा सा इंग्लिश गाया, वो शायद आपको पता नहीं कैसा तेरे को मेरे को लगेगा, लेकिन थोड़ा सा अच्छा गाया है। और मुझे ऐसा इतना लगा नहीं था कि इतना अच्छा गा सकेगी, लेकिन उर्मिला भी बहुत अच्छा गाई। उसका आवाज़ में एक आपको याद होगा, पुरानी हमारी एक सिंगर थी शमशाद बेगम जी, उनकी आवाज़ में एक ताकत थी, वो उसकी आवाज़ में है। क्योंकि जब मैं डब करने गई तो मुझे ऐसा लगा कि अरे इसकी आवाज़ तो बहुत पावरफुल है, मुझे भी उतनी पावर देनी पड़ेगी। आजकल इतना स्ट्रॉन्ग वॉइस बड़ा कम होता है, ज़रा मतलब बहुत अच्छी आवाज़ है। स्ट्रॉन्ग का मतलब ये नहीं कि जैसे ऐ करके गा रहे, ऐसे नहीं, अच्छी आवाज़। फिर असली अपने तभी जब इस तरह के लोग गाते हैं, खास करके जो सिंगर नहीं होते हैं, तो ऑन द सेट या ऑन द रिकॉर्डिंग उनको कुछ सिखाना ही पड़ता है, तो वो उसमें काफी मेहनत जाती है, ऐसा कुछ होता है? नहीं, कुछ नहीं इनको पूछिए, आधे आधे घंटे में गा गए ये लोग। क्या है जो एक्सप्रेशन तो उनको वैसे ही है, क्यों काम करते हैं, डांस करते हैं, तो एक्सप्रेशन की तो कमी है ही नहीं उनके पास। प्लस आवाज़ अच्छी है और सुन के आए हैं। उसने मुझे कहा, मैंने कैसेट वो सीडी सुनती रही 2-3 दिन तक, तो याद हो गया गाना। देखिए अभी वो जब हम गाना गा के देते हैं और उनका शूटिंग होता है, तब उनको वो गाना याद हो जाता है। लिप मूवमेंट्स देते हैं ना, बराबर देते हैं, तो उनको याद करने में देरी नहीं लगती। तो बल्कि उनका गाना मुझसे भी जल्दी वो गा गए। भाई उर्मिला को कैसे कन्विंस किया आपने? आपको हमेशा सरप्राइज करने की आदत है, उर्मिला जी को तो आपने सरप्राइज ही कर दिया कि आप गाना गाओ हमारे साथ। हाँ, उसका गाना मैंने सुना, 2 ही लाइनें सुनी, वो बिच्छू बिच्छू वाली स्टेज पे, तो मैं समझ गई कि पता लग जाता कौन गाएगा और कौन नहीं गाएगा। तो उसको मैंने जब फ़ोन किया तो उसका फ़ोन लेना भी बड़ा मुश्किल, उनके पिताजी से मैंने पहले बात की, फिर उन्होंने उसका ख़ास नंबर दिया, इसी तरह मैंने उसको पकड़ा। क्योंकि हीरो हीरोइंस के नंबर आपको कभी नहीं मिलेंगे जो ख़ास उनके होते हो। तो वो लेके मैंने उससे बात की और उसको कहा तुमको गाना गाना है। तो पहले उसने कहा नहीं 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 नहीं, मैं तो गा नहीं सकती हूँ, ये वो बहुत बड़ी बातें की, और फिर इतना अच्छा गाया उसने। मतलब आशा जी ब्रेटली आगे तब आपके शागिर्द हो गए होंगे ना ताई? हाँ ब्रेटली तब आपके शागिर्द हो गए होंगे।
नहीं, वो बहुत अच्छा गाते हैं हमारे क्या शागिर्द। इसमें आपने काफी कुछ नया टैलेंट अब इंडस्ट्री को दिया, आपके जरिए सामने आ रहा है। हाँ, भी मुझे ऐसा लगता है इसके बाद सब आर्टिस्ट अपने अपने रिकॉर्ड बनाएंगे जरूर। देखिए आप, है ना? बिल्कुल लगता है ना? बिल्कुल। फिर अच्छा आपको लगता है कि आपके जो फ्रेंड्स थे ये जिन्होंने गाया है, कुछ और भी ऐसे फ्रेंड्स थे छूट गए इनको आगे आगे किसी कोई छूटने वाला नहीं है, सब गाने वाले हैं। ये लेकिन हम वॉल्यूम नाम 1 नहीं- में केवल 4 गाने हैं जो 4 पहले सिंगर्स ने गाए हैं, पर आने वाली वॉल्यूम्स में आशा जी के और भी फ्रेंड्स जो अलग अलग क्षेत्रों में से हैं वो आएंगे। तो वो सरप्राइज है, आप जाना चाहेंगे थोड़ा? सरप्राइज पूरा सरप्राइज। अच्छा जी, फेवरेट सॉन्ग कौन सा है इन 4 में? नहीं, सारे अच्छे गाने, सारे अच्छे। फेवरेट कुछ नहीं हो सकता इसमें, क्योंकि सब ने इतना अच्छा गाया है। किसको हम कहें कि ये ज़्यादा। आप ऐसे पूछ रहे जैसे माँ से पूछते हैं कि आपके 3 बच्चे कौन सा फेवरेट है। कौन सा माँ का फेवरेट होता? कोई नहीं होता, सब एक जैसे होते हैं। मैम एक सवाल अगर मैं आपसे पूछने की गुस्ताखी करूँ तो 1-2 दिन पहले हिमेश रेशमिया मैंने कमेंट किया था पुराने जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं हमारे जो बैठे मुकेश जी और R.D. बर्मन साहब के बारे में, सबके बारे में कहा था कि वो सब नाक से गाते हैं तो मैं भी नाक से गाता हूँ, लेकिन जैसा रिकॉर्ड मैंने बनाया वैसा रिकॉर्ड किसी और ने नहीं बनाया। ऐसा जब आप सुनती हैं आज के नए कंपोजर्स को, सिंगर्स को कहते हुए, तो आपका क्या रिएक्शन होता है? मुझे किसी और का तो पता नहीं है, लेकिन बर्मन साहब को अगर कोई कहेगा कि वो नाक से गाते थे तो थप्पड़ मारनी चाहिए। ऐसे नहीं होता है। बर्मन साहब जैसा म्यूज़िक डायरेक्टर होना 100 साल में, 1000 साल में एक म्यूज़िक डायरेक्टर होता है। और बर्मन साहब म्यूज़िक जितना अच्छा बनाते थे उतना गा के बताते थे। जो जो एक्सपेरिमेंट मैंने गाया है वो खुद गाते थे, तब मैंने सीखा है। और वो कभी भी नाक में नहीं गाते थे, वो पूरी आवाज़ से गाते थे। और वो आवाज़ को चेंज करते थे, कभी आ करते थे, कभी ओ करके गाते थे, कुछ भी करते थे। उनको भगवान ने कुछ अलग ही बनाया था। इसीलिए शायद भगवान अच्छी चीज़ जल्दी ले जाता है। इसी तरह म्यूज़िक में कमी कर हो गई कि उनके लिए कुछ कहना नहीं चाहिए, और मरे हुए आदमी के लिए तो कभी भी नहीं बोलना चाहिए। सॉरी।